नमस्कार, मैं प्रशांत सोनी। आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। कोरोना के इस दूसरी कहर के चलते लगातार देश में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में देखने में यह आ रहा है कि लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में कुल 5,500 अब तक ब्लैक फंगस के मामले सामने आ गए हैं। इन 5,500 में से 126 की मौत अब तक हो गई है। बता दें कि कोरोना की तरह ही ब्लैक फंगस के ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी अब ब्लैक फंगस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में ब्लैक फंगस पर और कोरोना क्राइसिस पर हमारे साथ बात करने के लिए और लोगों को सतर्क करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल भार्गव। डॉक्टर राहुल भार्गव हेमेटोलॉजिस्ट हैं, साथ ही हेमेटोऑन्टोलॉजिस्ट के साथ स्टीम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन भी हैं और साथ ही अभी फोर्टिस हेल्थ केयर में कार्यरत हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टुडे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। ओके सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि कोरोना जो है वो तो एक वायरस है, तो ये वायरस में ये अलग फंगस का जो पुट है ये कहाँ से आया? इसे थोड़ी सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए। प्रशांत जी, हम ये कह सकते हैं कि फंगस ने वायरस की पकवान में तड़का लगा दिया, ऐसा बोल सकते हैं। हम हीमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट के लिए म्यूकरमाइकोसिस, जिसे पब्लिक आम भाषा में ब्लैक फंगस कहती है, वो हमारे लिए बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि हम बॉडी के इम्यून सिस्टम से खेलते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं और नए सेल डालते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी बॉडी में का इम्यून सिस्टम, जो लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं, वो कम होगा, तो हमारे शरीर में अपॉर्चुनिस्टिक चीजें बहुत सारी आ जाएंगी, जो मौका तलाश रही है, जो एनवायरमेंट में है। अब प्रशांत जी, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हिरिस्ट पुष्ट है। अब मैं आपको म्यूकरमाइकोसिस के स्पोर्स को लाके आपके नाक में डाल दूं, तब भी कुछ नहीं होगा। तो म्यूकरमाइकोसिस तो हमेशा से एनवायरनमेंट में थी, और उस एनवायरनमेंट में जहां पे चीजें सड़ती हैं, गलती हैं, जहां पे मैन्योर होता है, जहां पे चीजों को रख रखाव साफ सुथरा तरीके से नहीं होता है, एयर कंडीशनिंग साफ सुथरी तरीके से नहीं होती, या सर्कुलेशन नहीं होता, वहां पे स्पोर्स रहते हैं। हम और आप सूंघ रहे होंगे शायद, बट हमें तो म्यूकरमाइकोसिस नहीं होता। तो कोविड के साथ ऐसा क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ी अचंभित करने वाली बात है। प्रशांत जी, एक बात और समझिएगा इस बात में, ये हिंदुस्तान में क्यों हुआ? कोविड इससे पहले क्या अमेरिका में नहीं हुआ? उनके तो रोज 5 लाख केसेस आते थे, हमारे तो 4 लाख आए। उनके तो 4,000 5,000 लोगों की मृत्यु होती थी, उनमें तो नहीं हुआ। यूके में जो रिकवरी ट्रायल हुई, जहां पे स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन का उत्पतन हुआ, जन्म हुआ कि स्टेरॉइड कोविड में काम करती है, 15,000 लोगों को दी गई। उसके बाद इसी स्ट्रेन के वायरस के साथ जनवरी में दी गई, वहां नहीं हुआ। हिंदुस्तान में अगला सवाल भी कहीं ना कहीं यही था कि स्टीरॉइड का तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, कैंसर में भी इस्तेमाल होता है, डायबिटीज के पेशेंट में भी इस्तेमाल होता है, तो सिर्फ भारत में ही क्यों ये मामले सामने आ रहे हैं? दुनिया भर में भी तो इलाज चल रहा है, वहां तो कुछ नहीं आ रहा सामने। तो प्रशांत जी, यही जिज्ञासा है। देखो, जिज्ञासा जननी होती है इनोवेशन की। जब आप जिज्ञासा होती है, आप सवालों के जवाब ढूंढते हो। तो सबसे पहला कारण, एनवायरमेंटल कारण पे बात करते हैं। हमारा एनवायरमेंटल कारण इस समय डैम्प है, गर्म बहुत ज्यादा नहीं हुआ, डैम्पिंग थी। और महाराष्ट्र में क्यों हुआ? वहां पे डैम्प ज्यादा एनवायरमेंट रहती है, गीलापन एनवायरमेंट में ज्यादा रहता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एनवायरमेंट की वजह से ये स्पोर्स वहां पे थे? कोविड में हमने इम्यूनोसप्रेशन दिया, और इम्यूनोसप्रेशन में भी और थोड़ी विस्तार से आऊंगा। आज ही बहुत लेटेस्ट जानकारी आई है, तो नवभारत टुडे के दर्शकों को सुन के बड़ा चिंबित होगी चीजों की। तो लोगों को स्टेरॉइड दी गई। स्टेरॉइड, कहीं ने डेक्सा दिया, कहीं ने मिथाइल प्रेडनिसोलोन दिया, बस स्टेरॉइड दी गई आमता। किसी ने 7 दिन दिया, किसी ने 10 दिन दिया, किसी ने 21 दिन दिया। तो मिस यूज हुआ। यूज कितने दिन का था? 10 दिन का यूज। स्टेरॉइड की डोज 2 मिलीग्राम पर केजी, 2 मिलीग्राम 3 में 3 बार देनी थी, वो एक स्टैंडर्ड डोज थी। अब उससे कम या ज्यादा दी गई, उससे दवाई को ज्यादा लंबे समय तक दिया गया। बट उसके साथ एक और फिनोमिना ये हुआ कि हमारे को वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल भी बोला जाता है। प्रशांत जी, जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं आपके पास वापस आऊंगा, लोगों को शुगर से संबंधित लोगों की चीजों को समझाने के लिए। अब देखिए, ये मैं शुगर क्यों कहा, एक देखिए तड़का कैसे बनता जा रहा है, एक कॉल्ड्रम कैसे बनता जा रहा है। इन्वायरमेंट में स्पोर्स थे, कोविड ने इम्यून सप्रेस किया, स्टेरॉइड दी और सप्रेस हुआ। उसके ऊपर जिसमें घी में आग में घी डालने का काम किया, वो थी शुगर।
40% लोगों को तो यही नहीं पता था कि उन्हें डायबिटीज की परेशानी है। प्रशांत जी, ये भी हो सकता है कि मुझे ही ना पता हो कि डायबिटीज है, जैसी स्ट्रेस हुआ डायबिटीज में कन्वर्ट हो गया, और स्टेरॉइड दी तो 40% और लोग डायबिटिक हो गए। तो एकदम से कुछ हाइक लोग करता जिनको पता, है स्टीरॉइड देने से, एकदम से हाइक कर रहा है लोगों स्टेरॉइड में। देने से शुगर बढ़ गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया से शुगर से और बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस हो गई। तो देखिए, करेला नीम चढ़ा हो गया। स्टेरॉइड, शुगर बढ़ना, एल्डरली साइड और एनवायरमेंट, तो एक ये एनवायरमेंट ऐसा बन गया जिसमें म्यूकर माइकोसिस ने अपना घर कर लिया। म्यूकर माइकोसिस ने अपने हमारे शरीर, इंसान के शरीर को अपना घर बना लिया। अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो यही एनवायरमेंटल कारण ढूंढना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम स्पोर्स को ही ना आने दें, भले ही इम्यूनो सप्रेस रहे पर स्पोर्स ना आए। दूसरा, शुगर का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो आप जैसे चैनल जो इतने विस्तृत रूप से लोगों के जन जागरण तक पहुंचते हैं और उनके हृदय को टच करते हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि शुगर कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है। अब आप शुगर के बारे में जरूर जानिए। ब्लड शुगर 110 नॉर्मल होती है, फास्टिंग शुगर 110, और 180 से रैंडम शुगर ज्यादा जाए तो उसको आप अपनी शुगर को ज्यादा मान के अपना इलाज करें। तो ये कारण बने म्यूकर माइकोसिस के ज्यादा केसेस के इस देश में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं डॉक्टरों से भी लापरवाही हुई है स्टीरॉइड्स देने में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मेरा ये होगा कि आंखों में लालीपन दिख रही है, और एक अभी केस भी सामने आया है कि आंखें निकालनी पड़ी ताकि ब्लैक फंगस जो है वो दिमाग तक ना पहुंचे। तो ये बॉडी पर कैसे असर करता है, ये थोड़ा बताइएगा, और इसके साथ साथ ब्लैक फंगस के लक्षण भी हमें थोड़ा जनता को बताइए हमारी। प्रशांत जी, कभी आपने सोचा इसका नाम ब्लैक फंगस क्यों पड़ गया बेचारी का? ब्लैक फंगस इसलिए पड़ गया क्योंकि जब हमें स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता था, तो कहते थे मुंह के अंदर अगर कालापन दिखे तो समझ लेना कि फंगस ने अपना घर बना लिया। क्योंकि जब फंगस सेल को मारती है तो वो स्कैब छोड़ के जाती है, पपड़ी छोड़ के जाती है, जो काले कलर की होती है, इसलिए उसका नाम ब्लैक फंगस पड़ा। अब देखिए, ये सारे कोविड के पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो अब हम माइल्ड सिम्टम से चलते हैं। जो सीवियर टू मॉडरेट टू सीवियर केसेस थे, जब वो घर चले जाए तो क्या क्या चीजें देखनी है? आंखों में दर्द होना, आंखों के ऊपर दर्द होना, आंखों पे सूजन आना, विजन कम होते जाना, दिखना कम होना, धुंधलापन होना, एक तरफ का मुंह सूज जाना, नाक से पानी आ जाना, नाक में ब्लॉक होना, आप कह रहे हो से सांस ही नहीं आ रही भाई साहब, उसके साथ में जबड़े में दर्द होना, मुंह के अंदर दांत का हिलना, दांत का दर्द होना, दांत में कालापन आना, माउथ के ऊपर जिसे पैलेट कहते हैं, तलवा कहते हैं, उस पर कालापन आना, ये सारे लक्षण हैं म्यूकर माइकोसिस के। तो जब से मीडिया ने म्यूकर माइकोसिस को जन जागरण में पहुंचाया है, तो आप ये समझ लीजिए पिछले 10 दिन में जो लोग जिनकी आंखें चली गई वो लोग आ रहे थे, वहां से आज ऐसे लोग आ रहे हैं जो सिर्फ सर दर्द से आ रहे हैं। इसका मतलब अगर आप लोगों को अवेयर कराओगे तो लोग जल्दी आएंगे। तो जो 5-7 तारीख तक आए प्रशांत जी, उनकी आंखें भी गई, उनका किसी का जॉ का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि फंगस अंदर जाने के बाद तो इवेट करती है, वो कहती है बोन वोन क्या है मैं सब खा जाऊंगी। बोन को अगर आप एसिड में डाल दो तो बोन पिघल जाती है ना, वैसे ही फंगस आपकी बोन को नाक के माध्यम से आंख, उसके ऊपर ब्रेन, नीचे गर्दन, सब जगह फैलती है। इसीलिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फंगस अपने आप में प्रोटेक्टेड रिंग बना के चल रही है। वो कह रही है भाई साहब मैं आपकी दवाई नहीं आने दूंगी अंदर, कुछ भी कर लो, इसलिए सर्जरी की आवश्यकता है। तो सबसे ज्यादा आपके दर्शकों को यह जानना जरूरी है, ये निम्नलिखित परेशानियां जो हैं, अगर दर्द होना, आंखों से पानी आना, आंखों में लालीपन, आंखों में विजन का कम होना, नाक से पानी आना, नाक का ठसपना होना, भरे रहना, सांस ना आना, नाक से खून आना, खांसी में खून आना, अत्यधिक खांसी रहना, बुखार रहना, ये सारे लक्षण हैं म्यूकर माइकोसिस के। और पूछने में जाके चेक करवाने में पैसा नहीं लगता, एक सीटी स्कैन और दूसरा नेजल म्यूकोजा से एक सैंपल लेके माइक्रोस्कोप में देखना, जो 15 मिनट में बता देता है दूध का दूध पानी का पानी। तो आप डरे मत, बीमारी को जाने, अगर बीमारी है तब भी डरने से कुछ नहीं होगा, बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तो आप इस माध्यम से जो सुन रहे हैं, इसके माध्यम से डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। और डॉक्टरों को लिए भी प्रशांत जी, ये चैनल के माध्यम से डॉक्टरों को भी एजुकेट करना है कि स्टेरॉइड का दुरुपयोग ना करें
और सिम्टम आते ही उस पर जंप करके जल्दी पकड़ लें, क्योंकि जल्दी पकड़ेंगे तो मैं आंख भी बचा पाऊंगा, मुंह भी बचा पाऊंगा, जॉब भी बचा पाऊंगा और उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दे पाऊंगा। डॉक्टर साहब, देखा यह जा रहा है कि जो पोस्ट कोविड से रिकवर हो गए हैं कोविड से, उनमें ब्लैक फंगस देखा जा रहा है। तो अब जो कोविड से लड़ रहे हैं, जो इलाज करवा रहे हैं कोविड का, उनमें भी क्या ब्लैक फंगस पाया जा सकता है या ये सिर्फ पोस्ट कोविड में ही होगा? ये भी थोड़ा दर्शकों को अपने आसान भाषा में समझाइए। प्रशांत जी, कोविड, पोस्ट कोविड, जब आईसीयू से बाहर निकल के आए, घर गए, तब उन्होंने बताया, चल तो उससे पहले ही रहा होगा। तो आज जरूरत क्या है? सर्विलेंस की। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, सारे मरीजों की आंख की चेकअप, जो आईसीयू में आंख का चेकअप, मुंह खोल के मुंह का चेकअप, दबा के देखना दर्द तो नहीं है, तो आपने सर्विलेंस बढ़ा दी। देखिए, जब वो लोग डिस्चार्ज होके गए थे तब फंगस ने अपने कदम रख लिए थे शरीर में, मैनिफेस्टेशन बाद में किया। तो जो लोग अभी आईसीयू में हैं, जो डॉक्टर आईसीयू में देख रहे हैं, सर्विलेंस बढ़ा दीजिए, अपनी एयर क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, सर्विलेंस बढ़ा दीजिए, तो हम एक तो फंगस को होने से बचा लेंगे और अगर होती भी है तो जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, सो दैट फंगस को, कोविड को हराने के बाद फंगस को हरा के हम विजेता बने। डॉक्टर साहब, देख रहे हैं सरकारें, कई राज्य सरकारों ने इसे महामारी घोषित भी कर दिया है। तो क्या सिर्फ महामारी घोषित करने से ही काम चलेगा या आप क्या सजेशन देंगे सरकारों को कि किन तथ्यों पर हमें काम करना चाहिए अभी? प्रशांत जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक इसलिए बोला जाता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आ जाती है सरकार के पास, पहली चीज। दूसरी चीज, वो स्ट्रीमलाइन कर पाती है, कालाबाजारी को रोक पाती है, ये आइडियल कंडीशन में। बट अब क्या हो रहा है, अगर आपके आंकड़ों से 5,500 लोग अगर ग्रसित हैं तो हर आदमी को 4 से 5 वायल एम्फोटेरेसिन के लगते हैं। तो अब आप सोचिए, 5,000 लोगों पे 5 वायल, 25 से 28,000 वायल रोज के। और ये रेमडेसिविर नहीं है, ये डेफिनेटिव थेरेपी है। लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन में आप कम ज्यादा नहीं कर सकते कि अच्छा 2 मिलेगी तो 2 दे देंगे, 3 मिलेगी तो 3 दे देंगे। उसकी डोज है। अगर आप 60 किलो के हो तो 5 mg पर केजी से 300 mg की डोज बनेगी। तो मेरा सरकार से निवेदन है, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन 15 दिन बाद की जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़ेगी आज चाहिए। लगातार सर कालाबाजारी भी इसकी होने लगी। अब तो मार्केट में इतनी शॉर्टेज होगी, मिल ही नहीं रही है, कहीं पे लोग दर बदर भटक रहे हैं इसके लिए। राइट। अब एम्फोटेरेसिन के साथ में 2 नई दवाइयां, जिसे अपन पोसाकोनाजोल और इजावाकोनाजोल बोलते हैं, जो नई दवाइयां हैं, इसके माध्यम से भी इलाज हो सकता है। तो नई टेक्नोलॉजी, नई दवाई और नई दवाई की किफायत बाहर से लाने की अगर हम ये करते हैं तो मेरा वादा है आपसे, ये 5,500 में से 5,000 लोगों को हम बचा लेंगे। उनकी आंख भी बचा लेंगे, उनका डिसफिगरमेंट भी बचा लेंगे और उनको लंबे समय तक ठीक भी रख पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज, साइंस को समझते हुए, गाइडलाइन को समझते हुए सर्जरी करवाएं, सर्जरी के सेंटर खोलें और दवाइयों के माध्यम से लोगों का इलाज करें। सर, आप लगातार गाँव में जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी से आप जुड़े हैं, तो गाँव में अभी हकीकत क्या है? क्या स्वास्थ्य केंद्र अभी भी बंद पड़े हुए हैं या इलाज शुरू हो गया है? सरकार तो दावा कर रही है कि हमने वेंटिलेटर दे दिए, हमारे स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, वैक्सीन चालू है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है आपके हिसाब से? आप अच्छा बता पाएंगे ग्राउंड रियलिटी को? प्रशांत जी, ये आधा ट्रुथ है। वो सही बोल रहे हैं, उन्होंने वेंटिलेटर दे दिए, वो सही बोल रहे हैं कि हमने अस्पताल खोल दिए, पीएचसी। बट हेल्थ को थोड़ा सा हमें ज्यादा समझना पड़ेगा, वादों से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ऑन ग्राउंड देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, गांव में अभी भी अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। लोग सोचते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, इसलिए वो डरते नहीं। जब तक उनके गांव में मृत्यु नहीं हुई तब तक उन्होंने कोरोना को सीरियसली नहीं लिया। 70% लोग गांव में मास्क ठीक तरीके से या तो लगाते नहीं है या बिल्कुल ही पहनते नहीं। तो ये बात दूसरी। तीसरी चीज, टेस्टिंग की बहुत बड़ी कमी है। टेस्टिंग अगर हो भी रही है कई जगहों पे तो उसका रिजल्ट 4-4 दिन में आ रहा है और बहुत सारी जगह तो टेस्टिंग हो नहीं रही। उसके बाद गांव वालों की इलाज की बात आती है तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे वेंटिलेटर जरूर है पर डॉक्टर नदारत है।
और वो किसके थ्रू इलाज करा रहे हैं? झोला छाप डॉक्टर से। तो जो 800 रुपए से लेके 2000 रुपए में एक बोतल, एक मोनोसेफ का इंजेक्शन, एक एजिथ्रोमाइसिन, एक विटामिन की गोली दी जा रही है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है। वेंटिलेटर बहुत जगह पहुंच गए, पर वेंटिलेटर को 70% लोगों को जगहों पे चलाने नहीं आते। तो ये गैप है सर। वेंटिलेटर तो ऐसे न्यूज आ रही है पैकेटों में बंद है, टेक्नीशियन ही नहीं है वेंटिलेटर चलाने के लिए। बिल्कुल प्रशांत जी, बिल्कुल ये सत्य है। तो हमारे को ये एक मौका भी है हेल्थ केयर को दुरुस्त करने का, दुरुस्त करने का एक कोरोना ने मौका दिया है कि हम अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को सुदृढ़ कर पाए, डॉक्टर पहुंचा पाए, डॉक्टर नहीं पहुंचता तो टेलीमेडिसिन पहुंचा पाए। तो उसके माध्यम से हम चीजों को बेहतर बना पाएंगे प्रशांत जी, ये जरूर हमारी इच्छा है और हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। डॉक्टर साहब, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने डीएम से बात की थी, चर्चा की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने लाइन कही थी कि 24 घंटे टेस्टिंग होनी चाहिए, 7 दिन ट्रेसिंग होनी चाहिए, एग्रेसिव ट्रेसिंग, बिस्तरों का इंतजाम होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि हकीकत में हम ये कर पाएंगे? देखिए, अगर हम इस 135 करोड़ लोगों में से 70 करोड़ लोगों को मोटिवेट करके इलेक्शन करा सकते हैं, तो आप ये बताइए टेस्टिंग और ट्रैकिंग क्यों नहीं करा सकते? इच्छा शक्ति चाहिए, करने के लिए सब कुछ हो सकता है, करने की कोई परिभाषा नहीं है कि कोई चुनौती ऐसी इतनी बड़ी है मैनकाइंड के सामने, ह्यूमन के सामने, जो उसको वो ओवरकम ना कर पाए। क्या हमने 7-8 महीने में वैक्सीन नहीं बनाई इंसान ने? क्या उसने 1 साल के अंदर कोरोना के पूरे डीएनए आरएनए को चीरहरण नहीं कर दिया? किया है। जरूरत है इच्छा शक्ति की, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे आपका हार्ट होना चाहिए, सोचना है कि ये लोग हमारे हैं जिनको मौत के मुंह से बाहर निकालना है। तो ये चुनौतियां बहुत छोटी लगेंगी। 7 दिन टेस्टिंग भी हो सकती है, ट्रैकिंग भी हो सकती है, वेंटिलेटर चलाए भी जा सकते हैं, पर जरूरत है इच्छा शक्ति की, दृढ़ शक्ति की। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के साथ अगर लोग हेल्थ मांगेंगे तो हेल्थ मिलेगी। अभी तक हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान और रोजगार मांग रहे हैं, पर कोरोना इस बार आपसे स्वास्थ्य मांगेगा, स्वास्थ्य मांगेगा तो स्वास्थ्य मिलेगा। बिल्कुल 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 सर। मैं आगे बढ़ता हूँ। आप देखने में आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी अब कोरोना के लक्षण दिखने लगे हैं। तो क्या अभी हम मान ले कि थर्ड वेव ने कहीं ना कहीं दस्तक दे दी है, या ये अभी कहना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी? प्रशांत जी, मैं थर्ड वेव का ओपोनेंट हूं। अच्छा। मैं ये कहता हूं कि थर्ड वेव नहीं आएगी। आपका मास्क, आपका कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन, तीनों मिलकर थर्ड वेव नहीं आने देंगे। लिखवा लीजिए, मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं थर्ड वेव नहीं आएगी। बच्चों में क्यों आया, आप एक सोचा आपने कभी? बच्चों में, बच्चे तो अस्पताल ना ऑफिस जा रहे थे, ना अस्पताल जा रहे थे, ना स्कूल जा रहे थे। क्या वायरस उड़ के आ गया जैकी चैन की तरह? नहीं। बिल्कुल। आप और मैं लेके गए, आप और मैं अपने बच्चों को अस्पताल से घर वायरस लेके गए, क्योंकि हम वैक्सीनेटेड नहीं थे। अगर आप ये सोचिए 70% जनता वैक्सीनेट होती तो क्या वायरस बच्चों तक पहुंचता? क्या यूके में पहुंचा? क्या लंदन में बच्चों में संक्रमण हुआ? यही वायरस का स्वरूप है, B1.617, यही म्यूटेशन है। तो क्या बच्चों में ज्यादा हुई? हम एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, हम तैयारी करिए, अच्छी बात है, पर तीसरी वेव को डराने का माध्यम मत रखिए, बार्गेनिंग का माध्यम मत रखिए, पॉलिटिक्स का माध्यम मत रखिए। आपको पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने, अच्छे बनाइए, आपको वैक्सीन ट्रायल पे ले जानी करिए, पर जन संदेश ऐसा ना हो लोग डर जाए। बच्चे इस बार भी इफेक्टेड ज्यादा इसलिए हुए क्योंकि व्यस्त ज्यादा इफेक्टेड हुए। तो मेरा मानना यह है कि वायरस का स्ट्रेन 22 मई को तक ऐसा नहीं हुआ जिसको बच्चों से प्यार हो। उसे अभी भी प्यार आप और हमसे ही है। अगर हमारा प्यार छूटेगा तो बच्चों तक वो प्यार करने लायक नहीं बचेगा। ये बात समझना आवश्यक है। वैक्सीन को बढ़ाइए, मास्क अभेद्य है उसको पहनिए, थर्ड वेव नहीं आएगी, लिखवा लीजिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वैक्सीनेशन को बढ़ाइए,
तो हम देख रहे हैं कि 115 से 16 दिनों में हमने 19 करोड़ वैक्सीन लगा ली अब तक। तो आपको क्या लगता है आने वाले 3-4 महीने में हम पूरी 130 करोड़ की जनता को हम वैक्सीन दे देंगे? प्रशांत जी, अपने को 130 करोड़ नहीं चाहिए, अपने को पहले 90 करोड़ लोग प्लस 20 करोड़ बच्चे, 110 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी है। उसमें 15 करोड़ को 18 करोड़ को लग चुकी है। एक टीका भी अगर 40% को लग जाए तो कम होने लगेगा। दूसरा टीका अगर हम रोज 1 करोड़ टीका लगाते हैं तो हम 3 से 6 महीने में लगा देंगे। प्रोडक्शन को बढ़ाना जरूरी है। वैक्सीनेशन अमेरिका ने ये दिखाया, चलिए वो तो पॉलिटिकल भी बोल सकते हैं, उस पर डिबेट हो सकती है कि मास्क हटाना था, पर उसने एक एक्सपेरिमेंट विश्व को दिखाया कि अगर वैक्सीन है तो आप और मैं बिना मास्क के मिल सकते हैं, नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो देखेंगे। बट मास्क हटा दिया, भले ही 2 दिन के लिए हटाया और मास्क हट गया। प्रशांत जी, वही पॉलिसी देश की है। अगर हम वैक्सीनेशन पे दारोमदार रखेंगे, वैक्सीनेशन को सुदृढ़ करेंगे, वैक्सीनेशन को तेजी से करेंगे, तो हम और आप अपना जीवन यापन नॉर्मल कर पाएंगे। तो करना मुश्किल नहीं है, ट्रांसपेरेंसी लाना आवश्यकता है। लगातार सर सियासत भी इस पे जारी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में काम को लेकर कोई बात नहीं करता है, लगातार सियासत जारी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सर मैं ये पूछूंगा कि अभी दूसरी लहर में हम देख रहे हैं मामले कम होते जा रहे हैं, 2 लाख के करीब मामले आ रहे हैं, लेकिन मामले तो कम हो रहे हैं, ये मौतों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? 4000 प्रतिदिन मौतों के आंकड़े आ रहे हैं, तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज एक्सप्लेन। प्रशांत जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। 100 लोग थे, 100 लोगों में से 20-22 लोग अस्पताल में थे। नए केसेस रोज के आने बंद हो गए, पर ये 22 लोग तो हैं अभी अस्पताल में। ऐसे सारे अस्पतालों के आईसीयू भरे हुए। आप एक आंकड़ा देखिए, अभी भी 28 लाख एक्टिव केसेस हैं। आंकड़े कम हो गए, कंपाउंडेड है 28 लोग, फिर भी 28 लाख हुए। उसमें से निरंतर रूप से आईसीयू वाले मृत्यु को प्रदान हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। इसलिए ये आंकड़े आज से 14 दिन के बाद स्टेबलाइज होंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे बेड्स खाली हो गए, हमारे नॉर्मल ऑक्सीजन वाले बेड खाली हो गए, बट आईसीयू के बेड भरे हुए। तो कोविड अभी गया नहीं है। कोविड अपने पीछे जो छोड़ के जा रहा है, वो एक भयंकर समाज छोड़ के जा रहा है। मुझे अक्सर कुरुक्षेत्र की याद आती है, जहां पे युद्ध हुआ महाभारत का, और आज हमको वैसा ही माहौल प्रतीत होता है कि दोनों तरफ इतने सारे लोग मृत्यु की बलि चढ़ गए कि आज उस मैदान में सिर्फ लाशों के ढेर दिख रहे हैं, मृत लोग दिख रहे हैं। तो शायद कोरोना ने वही युद्ध हमारे साथ अब कलयुग में लड़ा है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कहीं ना कहीं कोरोना गया नहीं है, तो क्या अभी हम लोगों को ढील दे सकते हैं, या आने वाले हफ्तों में हम लॉकडाउन हटा सकते हैं, या अभी भी हमें उतनी सतर्कता रखनी जरूरी है, लोगों को अभी भी उतना सतर्क रहना जरूरी है कि सरकार अभी भी थोड़ी ढील दे सकती है? हम देख रहे हैं मामले लगातार कम हो रहे हैं। प्रशांत जी, इस सवाल का जवाब पहला सिर्फ संक्षिप्त में, लॉकडाउन जीवन का पार्ट नहीं बन सकता, जीवन नहीं बन सकता। वो एक अंग है, जब उसकी जरूरत थी उसको यूज किया गया। अब समय है खोलने का, ग्रेडेड तरीके से, लोगों को सख्ती से। लोग नहीं मानते। आज मैंने अपने ओपीडी पे मंडे को एक पोस्टर चिपकाऊंगा, जो मास्क नहीं पहनेगा या ढंग से नहीं पहनेगा राइट तरीके से, उसे हम नहीं देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुलना जरूरी है, अर्थव्यवस्था का खुलना जरूरी है, नहीं तो कैंसर पेशेंट कहां जाएंगे, जो गरीब डेली वेजर्स है वो कहां जाएंगे। तो सरकार को 24 तारीख के बाद खोलने का प्रयास करना ही पड़ेगा। और प्रशांत जी, कोविड कहीं नहीं जा रहा। सर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मेरा ये होगा कि लगातार अब वैक्सीनेशन ड्राइव चालू है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हम कब तक पूरी, मतलब जैसे आपने कहा कि 90 करोड़ को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो क्या जो अब वैक्सीन आ रही हैं सारे विदेशों से, वो वैक्सीन भी उतनी ही कारगर है जितनी कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है? अब लोगों के दिमाग में एक सवाल है कि हम स्पुतनिक भी लें, हम कोवैक्सीन लें, या हम कोविशील्ड लें, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए दर्शकों। प्रशांत जी, दिल मांगे मोर, पहली चीज, कॉकटेल नहीं बनानी,
कॉकटेल की स्टडी नहीं आई। अगर आपने कोवैक्सीन ली है तो कोविशील्ड लीजिए, कोविशील्ड ली है तो कोविशील्ड ही लीजिए। स्पुतनिक वैक्सीन जून तक आ जाएगी, फाइजर वैक्सीन शायद अगस्त सितंबर तक आएगी, उसके लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन सारी कारगर हैं, कोई 80% है, कोई 95% है, पर कारगर सारी हैं। हमारा खुद का डेटा ये बोलता है कि कोविशील्ड लगवाने के बाद 1600 लोगों में 105 लोगों को कोविड हुआ। और वैक्सीन के बाद कोविड हो सकता है, घबराओ मत, वैक्सीन के बाद कोविड हो सकता है, पर एक की भी मृत्यु नहीं हुई। 105 में से एक आदमी को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी, बाकी 104 को नहीं पड़ी। तो आप सोचिए, वैक्सीन लगाने से, अच्छा लाइफस्टाइल जीने से, मास्क पहनने से मृत्यु और आईसीयू जाने की संभावना 0 हो जाती है। सर, अभी लगातार हम देख रहे हैं कोविड के मामले जो कम होते जा रहे हैं, 2 लाख के करीब आ रहे हैं। तो क्या अब डॉक्टर राहुल भार्गव का क्या मानना है कि पीक आकर अब चली गई है, या अभी हम ये कह नहीं सकते हैं कि कोरोना की पीक आई है? हमारा मानना यह है, अच्छे दिन आने वाले हैं, कोरोना को पीछे छोड़ देना है, बट कोरोना दोबारा ना आए। और 12 अप्रैल से और 5 मई की जो रात हमने गुजारी है, ना वो दोबारा आए, ना दोबारा देखने की जरूरत पड़े, और ना कभी कल्पना में उसको हम सोचें। इसके लिए आप सब लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। बाकी सब बकवास है। कोई वेरिएंट इतना बड़ा नहीं हुआ जो आपके मास्क को भेद के अंदर चला जाएगा। सर, कहीं ना कहीं अभी भी सरकारें जो है वो सतर्क नहीं है। आप देख लीजिए, ऑक्सीजन का भी मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन की अभी ब्रह्मांड है, अभी आप दे दीजिए, दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन दे दीजिए। तो अभी भी सरकारें वो उतनी नहीं है कि नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी, हमें स्टोरेज बनानी चाहिए। अभी भी कुछ भी हो सकता है, कोरोना बढ़ भी सकता है। तो ऐसे में सरकारें अभी भी फिर से लापरवाही जता रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? प्रशांत जी, सिर्फ कोरोना के चलते हुए ऑक्सीजन सप्लाई हो, उसी के चलते हुए ऑक्सीजन प्लांट बने, भले ही वो माध्यम रहा हो, बट अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी हेल्थ केयर पे वेंटिलेटर का होना, डॉक्टर का होना, ये प्राथमिकता है, ये रिक्वायरमेंट है। तो वो कोरोना ने कराया या किसी ने भी कराया, करा देना है, करा देना चाहिए। अरे स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य, देश कैसे आगे बढ़ेगा जब आप और मैं स्वस्थ रहेंगे? मन, चित्त, शरीर स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो आपको और हमको ये प्रयास करना है, आप पत्रकारिता के तरीके से और मैं आम नागरिक की तरह से ये प्रयास करना है कि जन जागरण में ये रातें दोबारा ना आए। मास्क आपका शरीर का अहम अंग है। जैसे आप शर्ट पहनते हैं, आप बनियान पहनते हैं, वैसे आप मास्क पहनेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आप आम आदमी हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि आप आम आदमी हैं। आप भी कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर हैं, तो आप अपने आप को आम आदमी मत कहिए। बहुत लोगों की आपने जान बचाई है, और मैं धन्यवाद करता हूं सर, नव भारत टुडे से आपने बात की, अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रशांत। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव। इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस से सतर्क रहें। इनने लक्षण भी बताए ब्लैक फंगस के, साथ ही में इन्हें कहा कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग लगातार करते रहें, और वैक्सीन की बारी जब आपकी आए तब वैक्सीन जरूर लगाएं। ऐसी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे। धन्यवाद। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।